भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को बचपन से ही गणित का बहुत शौक था। कॉलेज में इसी के चलते दूसरे विषयों पर पढ़ाई में मन नहीं लगा और क्लर्क की नौकरी करते हुए भी उन्होंने गणित की कई ऐसी थ्योरम लिखी और उन्हें कैम्ब्रिज के गणितज्ञ प्रोफेसर जीएच हार्डी को भेजा। हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया, जहां पहुंचकर रामानुजन ने गणित में कई ऐसी खोजें की, लेकिन छोटी ही उम्र में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। एक कहानी चैनल में हमने बहुत से ऐसे महान लोगों की बात की है, लेकिन आज मामला थोड़ा अलग है। आज बात आके ठहरी है एक गणितज्ञ पर। और गणितज्ञ भी ऐसा कि अगर उसे कोई तारीख बताओगे तो उसी के बारे में 10 ऐसी बातें बता देगा कि आपका सर चकरा जाए। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन को सुनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रामानुजन की कहानी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गणित है। किसी और भाषा में उनकी कहानी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। अब आप कह सकते हैं कि गणित अपने आप में तो कोई भाषा ही नहीं है। तो इस बात को ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ 2+2 क्या होता है, तो जवाब आसान है, 2+2 4 होता है। ये सबको मालूम है। लेकिन पूछा जाए कि इसे प्रूव करके बताइए, तो प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि आप एक आम के साथ एक और आम रख दें और बोलें कि देखिए ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ नहीं है। यह एक उदाहरण है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा, यह हर चीज के साथ होगा, ऐसा प्रूफ नहीं है। इसके लिए भी गणित ही लगेगी। ब्रिटिश फिलोसोफर बर्ट्रांड रसल और अल्फ्रेड व्हाइट हेड को सिर्फ यह प्रूफ करने के लिए 300 पन्ने लग गए थे। रामानुजन के साथ भी यही दिक्कत थी। उनकी भाषा थी गणित। वो इक्वेशन इजाद करते और बता देते थे, लेकिन जब मॉडर्न मैथमेटिक्स के दिग्गज मांगते थे प्रूफ, तो रामानुजन कुछ नहीं दे पाते। और रामानुजन के साथ दिक्कत यह थी कि उनने मॉडर्न मैथमेटिक्स की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसलिए जब वो पहली बार कैम्ब्रिज गए, तो वहाँ के प्रोफेसर जीएच हार्डी को उन्हें मॉडर्न मैथ्स के तरीकों से रूबरू कराना पड़ा। रामानुजन की बायोग्राफी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, यानी वो आदमी जो इन्फिनिटी को जानता था। अब इन्फिनिटी यानी जिसकी गणना नहीं की जा सकती। बात दिलचस्प है कि कोई इन्फिनिटी को कैसे जान सकता है। रामानुजन का इन्फिनिटी रामानुजन का इन्फिनिटी से गहरा रिश्ता रहा। फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं, इसलिए जब खुद गणित में कूदे तो सीधे एक बड़े बवाल से शुरुआत की। 1912 में जब पहली बार उनने अपनी इक्वेशंस लंदन भेजी, तो वहाँ के प्रोफेसर एमजे हिल हुआ करते थे। उन्होंने रामानुजन की इक्वेशंस को देखा। इनमें से एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की थी। अब अगर 12वीं की गणित आपने पढ़ी हो तो आप सब जानते हैं कि यह एक डाइवर्जेंट सीरीज है, मतलब सीरीज लगातार बढ़ते जा रही है। अगर इसमें देखें तो ऐसी सीरीज का सम इन्फिनिटी होगा, लेकिन रामानुजन ने इसे -1/12 की वैल्यू दी। इसके अलावा भी रामानुजन ने कई और डाइवर्जेंट सीरीज के इक्वेशन को हल किया। ये एक टैबू सब्जेक्ट था, क्योंकि डाइवर्जेंट सीरीज का कोई उपयोग तब तक इजाद नहीं हुआ था। रामानुजन की इक्वेशंस को देखकर प्रोफेसर हिल ने जवाब दिया कि रामानुजन के पास गणित की प्रतिभा है, लेकिन उससे कहो कि डाइवर्जेंट सीरीज के गड्ढे में ना घुसे। लेकिन ये रामानुजन को मंजूर नहीं था। वह ऐसे ही कठिन सवालों के पीछे लगे रहे। ऊपर बताई गई उनकी इक्वेशन और कई ऐसी थ्योरम्स को उन्होंने इजाद किया, जिनको भविष्य में स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल की स्टडी में इस्तेमाल किया गया था। रामानुजन की जिंदगी की कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि उनकी मैथ्स। 1910 के आसपास एक हॉस्टल में 20 साल के एक लड़के को एक विंग से दूसरी विंग में घूमते हुए देखा जा सकता था। मीडियम हाइट, चौड़ी नाक, बड़ा सा सर, चमकती आंखों वाले रामानुजन लड़कों के कमरों में खटखटाकर पूछते, भैया मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहते हो? उनसे उम्र में कई ज़्यादा बड़े लड़के उनसे मैथ्स का ट्यूशन लेने को तैयार हो जाते थे, यह जानते हुए भी कि रामानुजन खुद परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हैं। क्या करते, कुछ और पढ़ने में दिल लगता ही नहीं था। छठी कक्षा में थे जब पहली बार गणित की एक किताब उनके हाथ लगी। वहीं से गणित को लेकर शौक शुरू हुआ। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, लेकिन कॉलेज में पहुंचने तक गणित का शौक जुनून की हद तक चला गया था। इसलिए किसी और विषय को पढ़ने में मन ही नहीं लगता।
एक बार कॉलेज में बायोलॉजी की परीक्षा देने बैठे। सवाल था, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाओ। रामानुजन ने लिखा, सर दिस इज अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन चैप्टर, प्लीज एक्सक्यूज मी। यानी कि सर ये डाइजेशन के चैप्टर का मेरा अपाच्य उत्तर है, मुझे माफ कीजिए। इसके बाद एक और बात, उनने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गए। कॉलेज जाने के लिए बड़ी मुश्किल से उन्हें स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। कॉलेज जाने के लिए बड़ी ही मुश्किल से स्कॉलरशिप का इंतजाम हुआ, इसलिए जब फेल हुए तो घर से भाग गए। द हिंदू अखबार में तब घर वालों ने एक अपील छपवाई थी। 1 महीने बाद घर लौटे थे। गणित के अलावा कुछ और करने के लिए दिल राजी नहीं था, इसलिए कोई काम धंधा भी नहीं कर पाते, बस गणित गणित और गणित। रामानुजन के जीनियस होने का राज। मिर्जा गालिब के बारे में एक बात फेमस थी, मिर्जा गालिब जब शेर बनाते तो कलम दवात का इस्तेमाल नहीं करते थे, उससे खलल पड़ता था। शाम को जब जाम लेकर बैठते, एक शेर पढ़ते और अपने रुमाल में गांठ बांध लेते, अगला शेर पढ़ते, एक और गांठ बांध लेते। ऐसा करते करते पूरी गजल तैयार हो जाती। सुबह उठकर फिर कलम दबात लेते और एक एक गांठ को खोलकर पूरी की पूरी गजल कागज पर दर्ज कर देते। कुछ ऐसे ही तरीका रामानुजन का भी था। अपने घर के अहाते में पालथी मारकर एक स्लेट लेते और पागलों की तरह घंटों लिखते रहते और फिर सो जाते। सुबह उठते तो दिमाग में इक्वेशन तैयार मिलती, उसे कागज पर दर्ज कर लेते। कहते थे, देवी सपने में आकर बता जाती है। ईश्वर पर बहुत विश्वास था, इतना कि कहा करते, जो इक्वेशन ईश्वर के विचार को व्यक्त ना करे उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। साल 1909 में रामानुजन की शादी हुई। तब काम धंधा करना मजबूरी हो गया। पहले ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की, उससे पूरा नहीं हुआ तो क्लर्क की नौकरी कर ली। इस बीच गणित के कुछ रिसर्च पेपर भी छापे। नौकरी के दौरान उनकी पहचान मद्रास कॉलेज के एक प्रोफेसर से हुई। उन्होंने तय किया कि रामानुजन का काम कैम्ब्रिज भेजा जाए। 16 जनवरी 1913 की तारीख थी। ट्रिनिटी कॉलेज के कैम्ब्रिज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जीएच हार्डी जब कॉलेज पहुंचे तो उन्हें अपनी टेबल पर कुछ खत मिले। हार्डी वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन हुआ करते थे और रोज उन्हें ऐसे सैकड़ों खत मिला करते थे। टेबल में रखा खत भारत से आया था। खोलकर देखा तो एक के बाद एक थ्योरम और गणितीय सिंबल भरे पड़े थे। इनमें से कुछ इक्वेशंस तो ऐसी थी जिन्हें हार्डी ने कभी पहले नहीं देखा था। हार्डी को लगा कि यह कोई फ्रॉड हो सकता है जो अंट संट लिखकर भेज रहा है, और उन्होंने खत को किनारे रख दिया। लेकिन पूरे दिन हार्डी के दिमाग में वह खत घूमता रहा। रात को वापस जाकर हार्डी ने खत को दोबारा देखा और अपने एक साथी लिटिलवुड को भी बुला लिया। रात 9 बजे से 3 बजे तक दोनों खत में लिखी इक्वेशंस पर चर्चा करते रहे। कैम्ब्रिज के 2 प्रोफेसर हार्डी और लिटिलवुड एक हाई स्कूल फेल भारतीय की नोटबुक में लिखी थ्योरम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। अंत में दोनों ने डिसाइड किया कि इन इक्वेशंस को लिखने वाला कोई जीनियस ही हो सकता है। दोनों ने रामानुजन को यूलर और जैकोबी, जो कि आसान भाषा में समझे तो गणित के न्यूटन और आइंस्टीन की श्रेणी में थे, उनमें रखा। इस घटना के बाद हार्डी लिखते हैं कि रामानुजन ने खत में करीब 120 इक्वेशंस लिखी थी। उनकी अंतिम थ्योरम ने उस दिन मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था। मुझे लगा ये गलत है, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जरूर सही होंगी, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन थी जिनकी यूं ही कल्पना कर लेना असंभव था। रामानुजन की इक्वेशन से हार्डी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे कैम्ब्रिज आने को कहा, लेकिन एक तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए रामानुजन के लिए समंदर की यात्रा करना धार्मिक विश्वास के खिलाफ था। रामानुजन की मां भी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तब हार्डी ने रामानुजन से अपनी इक्वेशन का प्रूफ भेजने के लिए कहा। इसका जवाब देते हुए रामानुजन ने कहा कि अगर मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा तो उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने जो थ्योरम इजाद की है, आप उन्हें वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपके तरीकों से वह प्रूफ हो जाती है तो आपको कम से कम इतना मानना होगा कि मेरे तरीके में कुछ तो सही है। इस वक्त मैं बस इतना चाहता हूं कि आपके कद का गणितज्ञ मुझे इतना बताए कि मैं किसी लायक हूं या नहीं। आगे अपनी मजबूरियों के बारे में बताते हुए रामानुजन लिखते हैं, मैं आधा पेट भूखा रहने वाला आदमी हूं। अपना दिमाग जिंदा रखने के लिए मुझे खाना चाहिए और यही मेरी प्रायोरिटी है। अगर आप सरकार से मेरी सिफारिश कर दें तो मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
और मैं गणित में काम जारी रख पाऊंगा। इसके बाद हार्डी ने अपने एक दोस्त एस नेविल को रामानुजन से मिलने के लिए भेजा। नेविल ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए तैयार किया और मद्रास यूनिवर्सिटी से उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई। 17 मार्च 1914 को रामानुजन लंदन के लिए रवाना हुए। कैम्ब्रिज पहुंचकर रामानुजन की असली रिसर्च शुरू हुई। हार्डी और लिटिलवुड के साथ मिलकर उन्होंने कई इंटरनेशनल पेपर्स पे शोध पत्र छापे। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। लिटिलवुड को मिलिट्री सर्विस में ड्राफ्ट कर दिया गया। हार्डी ने तब मद्रास कॉलेज को लिखे हुए एक पत्र में इस बात का जिक्र किया कि रामानुजन के कैलिबर के छात्र के लिए एक टीचर काफ़ी नहीं है। रामानुजन जीनियस की कैटेगरी में आते थे, इसलिए लेकिन यही बात हार्डी के लिए मुसीबत का सबब थी। रामानुजन इंट्यूटिवली गणित के मुश्किल से मुश्किल थ्योरम्स को समझा लेते थे, लेकिन वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में ट्रेन नहीं थे, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ के बजाय सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाते। रामानुजन के तरीके के बारे में लिटिलवुड लिखते हैं कि अगर बात उन्हें समझ आ गई और अपने रीजनिंग के चलते उन्हें अपने दिमाग में उस बात का एविडेंस मिल गया तो यही उनके लिए काफ़ी हो जाता। वह प्रूफ आदि के बारे में सोचते नहीं थे। हार्डी के लिए यह परेशान करने वाली बात थी। रामानुजन की इक्वेशंस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न मैथमेटिक्स के तरीके का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन एक आदमी जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन की मल्टीपल ऑर्डर्स की इक्वेशन सुलझाने में महारत हासिल रखता था, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस की मैथ सुलझाने में जिसके आगे दुनिया का कोई गणितज्ञ नहीं ठहरता था, उसे बेसिक मैथ्स में ट्रेन होने के लिए कहना हार्डी को बहुत मुश्किल लगता था। फिर भी हार्डी ने रामानुजन को फॉर्मल मैथ में ट्रेन किया। वह कहते थे रामानुजन मॉडर्न स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से नहीं आते थे, लेकिन जो वो कर सकते थे वो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए हमने कभी उनका तरीका बदलने की कोशिश नहीं की। रामानुजन भारत में डिग्री नहीं ले पाए थे, लेकिन साल 1916 में कैम्ब्रिज में उन्हें रिसर्च के लिए बीए की डिग्री मिली। इसके अलावा 28 फरवरी 1918 को रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप दी गई। पहली ही बार में फेलोशिप स्वीकृत किए जाने वाले वो पहले छात्र थे। उसी साल अक्टूबर में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप भी दी गई। ये सम्मान पाने वाले भी वो पहले भारतीय थे। दोस्तों, रामानुजन के बारे में एक विस्तृत वीडियो हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। अगर आप यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।